जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो यूनिट है, बेसिकली हमने फर्स्ट ईयर के पहले 4 यूनिट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, सही है। तो आज हम जो यूनिट नंबर 6 है उसका ओवरव्यू लेंगे, साथ हम यूनिट नंबर 7 का और साथ यूनिट नंबर 8 का, इन तीनों यूनिट का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली इन तीनों यूनिट्स का ओवरव्यू दिया जाएगा। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट 6 जो है वो बेसिकली मुश्तमिल है प्रोकैरियोट्स पर। तो इसमें आपने बेसिकली पढ़ना है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं। इसमें जनरली आपको पता क्या होना चाहिए, बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आर्कियो बैक्टीरिया, जो दुनिया के सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं, इन्हें एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। एक होते हैं यो बैक्टीरिया, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। ये आज के बैक्टीरिया हैं जो आर्कियो बैक्टीरिया से निकले हैं। आर्कियो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। ये एक बहुत आसान और सिंपल सी बात है, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। इनकी सेल वॉल में फिर होता क्या है? प्रोटीन ज़्यादा से पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा से पाए जाते हैं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बनाते। यो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन इनकी कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, ठीक है। आर्कियो बैक्टीरिया सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ थे। यो बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ तो है, साथ कुछ ऑटोट्रॉफ भी बन गए। इसके बाद बैक्टीरिया की डिस्कवरी में आपने देखना है कि इसको पहली दफा किसने डिस्कवर किया। इसके ऊपर एक थ्योरी बनाई गई है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। आपने उस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के 4 पॉइंट है, वो पॉइंट देख लेंगे, कोई एक पॉइंट भी पूछा जा सकता है। उसके 4 पॉइंट है। पहले पॉइंट में ये बताया जाता है कि कोई भी डिजीज है उसके एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है। अगर आप उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को अलग करें और लैब में ग्रो करवाएं, तो लैब में सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करेंगे जो बीमारी पैदा कर रहे हैं, तो इनका प्योर कल्चर बन जाएगा। उस प्योर कल्चर को आप किसी ऑर्गेनिज्म में ऐड करें जिस पर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, दोबारा उसमें डिजीज पैदा कर देंगे। और चौथा पॉइंट है, अब जिस पर आपने एक्सपेरिमेंट किया उससे दोबारा अगेन प्योर कल्चर बनाया जा सकता है, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ये रॉबर्ट पूछे। तो इस तरह से आप जो है ना वो इसको डिस्कस कर लें। ऑकरेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। हवा में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, जमीन में होते हैं, एसिडिक सॉइल में होते हैं, बेसिक सॉइल में होते हैं, अल्कलाइन सॉइल में होते हैं। तो हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसलिए हम लिखते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तकरीबन हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का साइज है, इसमें मशहूर जमाना जो बैक्टीरिया है उनका साइज याद कर लें। ई कोलाई का साइज याद कर लें, ठीक है। ई कोलाई का साइज कितना होता है? सबसे छोटा बैक्टीरिया कितना है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा बैक्टीरिया कितना है? जो कि एक प्रिंटेड हाइफन जितना है, ठीक है जी। तो पोलोपिस्टियम फिशल सुनाई वो बैक्टीरिया है जो सबसे बड़ा है, 600 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है जी। तो जो सबसे छोटा है वो माइकोप्लाज्मा। जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है ये लार्जेस्ट वायरस के इक्वल है। वैल्यूज बहुत कम आएंगी। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया भी चलते हैं। जो बैक्टीरिया की शेप है उसमें प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया बताए गए हैं। ये प्लियोमॉर्फिक वो होते हैं जिनकी शेप कांस्टेंट रहती है। फिर इसके बाद उकाई बैक्टीरिया हैं, ये स्फेरिकल होते हैं, राउंड होते हैं। फिर बेसिलस हैं, ये रॉड शेप होते हैं। फिर विब्रियन है, ये कॉमन शेप बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कोकाई इस तरह से होते हैं, एक हो तो कोकस, दो हो तो डिप्लोकोकाई, पूरी चेन हो तो क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई। और ऐसे 4 हो तो इसे क्या नाम देते हैं? टेट्राड। और क्यूब बना हो कितने का? 8 का, उसे नाम देते हैं सार्सिना। ऐसे 8 हो लेकिन वो क्यूब की फॉर्म में, उसे क्या नाम देते हैं? सार्सिना। और क्लस्टर बना हो इरेगुलर, उसे कहते हैं स्टेफिलोकोकाई, ग्रेप लाइक क्लस्टर, इनको स्टेफिलोकोकाई कहते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। एक होता है कोकाई है लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है, उसे उसके एंड से कोकाई जैसे होते हैं लेकिन वैसे थोड़ा सा लंबा होता है, उसे कोकोबेसिलस कहते हैं। तो बेसिलस होते हैं, एक हो तो ऐसे बेसिलस, दो हो तो डिप्लोबेसिलस, ये सिर्फ ऐसे लीनियर फॉर्म में रहेंगे। और चेन हो किसी नाम पे देते हैं? स्ट्रेप्टोबेसिलस, ठीक है। इनकी और कोई फॉर्म नहीं होती। जो विब्री होते हैं ये कॉमन हुआ होते हैं, ठीक है, इस तरह करके होते हैं। इसमें स्पाइरलम और स्पाइरोकेटी याद रखने आपने।
इसके बाद बैक्टीरियल कंपोनेंट्स में फ्लैजेला है, बैक्टीरियल कंपोनेंट्स में फ्लैजेला है। जो फ्लैजेला है ये बैक्टीरिया में किसी में होता है किसी में नहीं होता है, जिसमें नहीं होता उसे कहते हैं एट्राइकस, इसकी बेस पे बैक्टीरिया की टाइप्स हैं। जिसमें एक होता है उसे कहते हैं मोनोट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं एट्राइकस, मोनोट्राइकस में एक होता है, ठीक है। एम्फीट्राइकस में ऐसे क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, एक पोल ये और एक पोल ये, इन पर इस तरह से होता है, ठीक है। और लोफोट्राइकस पे एक ही पोल पे क्लस्टर होता है, एक ही पोल पे क्लस्टर हो, लोफोट्राइकस दोनों पोल पे हो तो उसे एम्फीट्राइकस। ये अब आपको मिक्स हो जाएगा तो एम्फीट्राइकस कैसे याद रखना है, देखें एम्फोटेरिक कंपाउंड आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, जिनके ऊपर दोनों चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इसके दो सिरे होते हैं, एम्फो दोनों सिरों को कहते हैं, इसके दोनों सिरों पर फ्लैजेला का टफ्ट होता है, एक ही पर हो दूसरे नाम देते हैं लोफोट्राइकस, ठीक है। तो अब जो है बैक्टीरिया के हर तरफ फ्लैजेला, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया को नाम देते हैं पेरिट्राइकस। तो आप फ्लैजेला की बेस पे बैक्टीरिया टाइप्स पढ़ सकते हैं। फ्लैजेला का काम लोकोमोशन होता है, जिसकी एग्जांपल दी कि ये कीमोटैक्सिस करवाता है, यानी बैक्टीरिया केमिकल के रिस्पांस में मूव करते हैं। फ्लैजेला के मुकाबले में पिलाई को डिस्कस करें तो फ्लैजेला में फ्लैजेलिन प्रोटीन है, बैक्टीरिया में ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होती, पिलाई में पाई जाती है पिलिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये इससे छोटे होते हैं और ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसने इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई है, अंदर से हॉलो और छोटी है फ्लैजेला से। फ्लैजेला कॉइल्ड होते हैं, हेलिकल ये नॉन हेलिकल होते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करती है, इन्हें पिलाई कहते हैं। कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरिया में सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये जो होता है कैप्सूल ये टाइटली बॉन्ड होता है, प्रोटेक्शन करता है। इसके मुकाबले में स्लाइम होती है, ये भी लेयर होती है लेकिन ये लूज लेयर होती है, ये पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करती है, कैप्सूल अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आती है सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड लेयर होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है बेसिकली, लेकिन उसमें डिफरेंट कंपाउंड भी होते हैं टैक्टिक एसिड। सेल वॉल की बेस पे बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स बनाए गए, एक है ग्राम पॉजिटिव, दूसरे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों में डिफरेंस कर लेना है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इनका एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंस दिया है, वो आप टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करने हैं, उसमें से जो रिलेवेंट एमसीक्यूज हैं वो भी आपको दे रहे हैं। बैक्टीरियल कंपोनेंट्स में आपने जैसे सेल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में याद किया, आप जितने भी ऑर्गेनेलिज आएंगे सबके आपने फंक्शन याद करने। बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनको ऑर्गेनेलिज नहीं कहते, स्ट्रक्चर्स कहते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होती। तो इन स्ट्रक्चर्स में हर एक का क्या याद करना है आपने, फंक्शन, ठीक है। जैसे स्टोरेज बॉडीज हैं वो स्टोरेज करती हैं, उन्हें स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। तो इनका काम है स्टोर करना फूड को, वेस्ट को, अनवांटेड सब्सटेंसेस को। ऐसे ही मीसोसोम में भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। सिस्ट है, बैक्टीरिया को बचाती है जब बैक्टीरिया रहते हैं इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। एक होता है स्पोर, बैक्टीरिया को बचाती है जब बैक्टीरिया अडल्ट हो जाते हैं। तो स्पोर दो तरह के होते हैं, अगर स्पोर अंदर बने उसे कहते हैं एंडोस्पोर, स्पोर एक कवरिंग है, अगर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बने तो एंडोस्पोर, अगर बाहर बने तो एक्सोस्पोर। तो इनमें एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर, ठीक है। तो ये बनाना भी आसान है, ठीक है। अगर आप ये देखें ये बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, इसने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई बाहर की तरफ, तो ये एक्सोस्पोर हो गया। इसने प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई अंदर की तरफ, तो ये क्या हो गया, एंडोस्पोर हो गया, ठीक है जी। इस तरह से आप इनमें डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने कोई भी ऑर्गेनेलिज में आएगी तो उसमें आपने फंक्शन याद रख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करती है बैक्टीरिया के केस में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाउंड्री देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की और यूकेरियोटिक सेल में ये फर्क होता है कि बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, यूकेरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म टोटल जेल लाइक होता है, तो उसमें एज इट इज कोई फर्क नहीं होता बाकी। और इसका जो डीएनए होता है उसे न्यूक्लियाइड भी कहते हैं, उसके मुख्तलिफ नाम है, उसे क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है जी। बैक्टीरिया डिजीज काज करते हैं किसमें, ह्यूमंस में, दूसरे एनिमल्स में, तो इसलिए इसका कंट्रोल जरूरी है। इसका तीन तरह का कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल, बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आया था फर्स्ट ईयर में, इस साल भी पेपर होते हैं। केमिकल कंट्रोल इसका वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के जरिए हम इसको कंट्रोल करते हैं, मसलन डिजीज को कंट्रोल कर लेते हैं। फिजिकल कंट्रोल है, ठीक है। तो केमिकल में हम डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं जिससे हम इनको कंट्रोल करते हैं, वो केमिकल एजेंट्स इसको किल करते हैं। फिजिकली हम इसमें हीट प्रोवाइड कर लेते हैं, उससे हम इसको कंट्रोल करते हैं। रेडिएशन दे लेते हैं, फिल्टर पेपर यूज कर लेते हैं, इससे हम कंट्रोल करते हैं।
तो फिर हम क्या करते हैं, तीसरा इम्यूनाइजेशन कर लेते हैं। इम्यूनाइजेशन में इम्यूनिटी पता कर लेते हैं, वैक्सीनेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे हम इनको कंट्रोल करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है, इसकी इंपॉर्टेंस तीनों जगह पे, कहाँ पे बैक्टीरिया कहाँ इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी, और मेडिसिन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिसिन की फील्ड में, ठीक है जी। और जो है वो बैक्टीरिया, आप अगर एनवायरनमेंट को देखें तो बैक्टीरिया आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस रोल के रेफरेंस में स्टडी करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जनरल लेना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं। तो इसी तरह से आप इनकी फूड इंडस्ट्री में देखेंगे कि आपकी फूड इंडस्ट्री में ये क्या रोल प्ले करते हैं, इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं, एनवायरनमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं, इससे कौन सी मेडिसिन हासिल करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज में इनका क्या रोल है, तो हम इनको देख लेते हैं कि ये हमारी फूड इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो हैं उनके बारे में आपने डिस्कस करना है। अब बैक्टीरिया के अंदर कुछ मैकेनिज्म दिए गए हैं, जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। बैक्टीरिया में एक ही तरह की रिप्रोडक्शन है। अब इस पे सिंपल सा क्वेश्चन लाजमी है ना, इंशाल्लाह मुझे पता है इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें होती है बाइनरी फिशन, ठीक है। बैक्टीरिया में कौन सी सेल डिवीजन एब्सेंट है, बाइनरी फिशन या माइटोसिस, तो माइटोसिस एब्सेंट है। बैक्टीरिया में कौन सी सेल डिवीजन होती है, बाइनरी फिशन, माइटोसिस या दोनों, हम लिखेंगे बाइनरी फिशन होती है, क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये डीएनए होता है, बस एक डीएनए डिवाइड होता है दो में, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर को दब जाती है और एक बैक्टीरिया कितने में डिवाइड हो जाता है, दो में। इस तरह से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, इस डिवीजन को नाम पे देते हैं बाइनरी फिशन, बाई, दो में डिवाइड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह प्रोसेस करता है, उसे नाम देते हैं कॉन्जुगेशन, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है, जिससे बैक्टीरिया में बेहतरी आ जाती है। तो इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना। फिर इसके बाद आ जाता है बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है, तो अपनी खुराक को तैयार कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफ दो तरह से, कीमोसिंथेटिक केमिकल्स यूज करके तैयारी करते हैं, फोटोसिंथेटिक लाइट को यूज करके। कीमोसिंथेटिक क्या होते हैं, केमिकल्स को ब्रेक करते हैं और उन केमिकल को ब्रेक करके एनर्जी प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेटिक अपनी खुराक को तैयार करते हैं और लाइट को यूज करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ भी है बैक्टीरिया। कुछ हेटेरोट्रॉफ ऐसे हैं जो डिकम्पोजिशन करते हैं, उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक। कुछ हैं जो दूसरों से खुराक लेते हैं, उन बदले में उनसे डिजीज पैदा करते हैं, उन्हें नाम देते हैं पैरासाइट। तो ये हेटेरोट्रॉफ है। तो बैक्टीरिया में दोनों तरह से होते हैं। अब आपकी बुक में एग्जांपल दी है जिसमें साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, ये अपनी खुराक को तैयार करते हैं और इनके बहुत सारे फीचर बताए हुए हैं, ठीक है जी। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया जो है, इनका दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बात याद रखनी, हो सकता है ये एमसीक्यू में आ जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनका दूसरा नाम क्या है जी, ब्लू ग्रीन एल्गी। बाकी इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल दी हैं, नॉस्टॉक है, ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, एरेबिना है, ये साइनोबैक्टीरिया है। इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनती हैं, बाज का ये लंबी लंबी चेन बनाता है, ठीक है। इन चेन्स को ट्राइकोन्स कहते हैं। जब ये चेन्स टूटती हैं, छोटी छोटी चेन्स बनती हैं, इन्हें हार्मोगोनिया कहते हैं। बाज का इनमें एक बड़ा सा सेल बन जाता है, इसे अकाइनेट्स कहते हैं। ये बड़ा सा सेल अपने ऊपर एक मोटी सी कवरिंग कर लेता है और फूड स्टोर कर लेता है। तो बाज का एक छोटा सा सेल होता है लेकिन वो मोटी दीवार बना लेता है, छोटे मोटी दीवार वाले सेल को हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन के तौर पे काम करता है, यहाँ से चेन टूट जाती है और एक बड़ी चेन किस में चेंज होती है, छोटी चेन में यूज हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बताई हुई है। चैप्टर 6 आपने बस ऐसे ही प्रिपेयर करना है। चैप्टर 7 आ जाता है, ठीक है, इंतहाई आसान चैप्टर है चैप्टर 7। क्यों? क्योंकि इसमें बस तीन ही चीजें बताई हैं। चैप्टर 7 है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें प्रोटिस्टा क्यों कहते हैं, बुक में लिखना है कि इन्हें एक्सक्लूजन की वजह से प्रोटिस्टा कहते हैं। इन्हें एक्सक्लूजन कहते हैं। एक्सक्लूजन वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें बाकी किसी किंगडम में जगह नहीं मिली, तो उन्हें उनका एक अलग किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया गया, उसमें रख दिए गए। तो चैप्टर 7 जो है किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें एक्सक्लूजन कहा जाता है, यानी दे आर डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन। इसका मतलब जितने बाकी किंगडम थे उन्हें वहां से एक्सक्लूड करके अलग किंगडम में रख दिया। क्यों? इनमें फंजाई लाइक फीचर थे, फंजाई नहीं थे, प्लांट लाइक फीचर थे, प्लांट नहीं थे, एनिमल लाइक फीचर थे, एनिमल नहीं थे। तो इन्हें किस किंगडम में रख दिया, प्रोटिस्टा में। इससे जो पहला किंगडम बना रहा है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक, सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं, बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल रखते हैं। इसमें तीन ग्रुप बनाए जाते हैं। ये पहले थर्ड किंगडम बना, फिर फोर्थ किंगडम बना, फिफ्थ में आके इसका अलग किंगडम हो गया। इसमें तीन ग्रुप हैं। एक है बेटे प्रोटोजोआ,
प्रोटोजोआ कौन है जी? तो दूसरे हैं एल्गी। एल्गी कौन है जी? तीसरे हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ये फंजाई लाइक कौन है? प्रोटोजोआ वो होते हैं जो एनिमल लाइक हैं, जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते। अब इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए, इसमें बनाया गया है प्रोटोजोआ के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ ग्रुप रखे गए। अमीबा रखा गया, ठीक है। फिर इसमें एक जाइंट अमीबा है, अमीबा के अंदर सबसे बड़ा अमीबा, इसके बारे में याद रखना है, येलो बॉक्स में बताया हुआ, ठीक है। इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि उसने कहा जाइंट अमीबा में कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है, और एक न्यूक्लियस नहीं, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। मल्टीपल का मतलब काफी सारे, मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन से घिरे न्यूक्लियस होते हैं, किसमें? जाइंट अमीबा में। तो इसमें कोई और ऑर्गेनेली नहीं होती। फिर दूसरी बात है कि इसमें एक ग्रुप बनाया जाता है सीलिएट्स का। इसमें ऑर्गेनिज्म है जिनमें सीली होते हैं, जिसमें पैरामीशियम वगैरह रखे गए हैं। इनमें दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियाई और मैक्रो न्यूक्लियाई। इसमें तीसरा ग्रुप बनाया जाता है फोरामिनीफ्रंस, ठीक है। फोरामिनीफ्रंस और एक्टिनोपोड्स, इन दोनों का ग्रुप बनाया जाता है। अब बुक में क्या लिखा है कि फोरामिनीफ्रंस जो होते हैं इनमें भी शेल होता है, एक्टिनोपोड में भी शेल होता है। फोरामिनीफ्रंस का जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एक्टिनोपोड का सिलिका का बना होता है, ग्लासी शेल होता है, इनका चार्ट लाइक शेल होता है। लास्ट में आता है हम प्लाज्मोडियम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली जो प्लाज्मोडियम वाला ग्रुप है वो एक ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसको कहते हैं? ये एक ग्रुप जिसका नाम एपिकॉम्प्लेक्सन है, उससे निकला है। एपिकॉम्प्लेक्सन एक पूरा ग्रुप है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर ऐसे स्ट्रक्चर होती है जो अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। तो एपिकॉम्प्लेक्सन की एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये मलेरिया पैदा करता है। तो इसको याद रखना है कि ये मलेरिया पैदा करने वाला ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है। अगर प्लाज्मोडियम लिखा हो सादा तो ये ऑर्गेनिज्म का नाम है नहीं। अगर हम प्लाज्मोडियम लिखें और उसके नीचे लगा दें अंडरलाइन कर दें, उसको क्या कर दिया मैंने? अंडरलाइन। अब देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब ये साइंटिफिक नेम हो गया। तो ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो मलेरिया पैदा करता है। और अगर प्लाज्मोडियम मैंने अंडरलाइन नहीं किया या पेपर में आपको इटैलिक्स में लिखा हुआ नहीं आया तो ये बात कान खोल के सुनिए, वो एक स्ट्रक्चर का नाम है जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में पाई जाती है। तो प्लाज्मोडियम अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो वो एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो मलेरिया पैदा करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म का नाम बन जाता है साइंटिफिक। अगर स्ट्रक्चर होगी तो वो बेटे आपको कैसे आएगी? जो स्ट्रक्चर आएगी तो स्ट्रक्चर आपको कैसे आएगी कि वो प्लाज्मोडियम को इटैलिक्स में नहीं लिखा होगा। आप पेपर में देखेंगे तो इटैलिक्स में नहीं लिखा होगा, वो स्ट्रक्चर होगा, सही है। तो इस तरह से आपने इस प्रोटोजोआ को डिस्कस करना, ठीक है। एल्गी जो आ जाते हैं ना, ये प्लांट लाइक है, ठीक है। प्लांट लाइक क्यों है? क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, ये प्लांट लाइक कहते हैं, ये ऑटोट्रॉफ, सही है। इनमें पाए जाते हैं पिगमेंट्स, तो इनके पिगमेंट्स की बेस पे इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अब इनमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। एक है यूग्लिना वाला, उन्हें कहते हैं यूग्लिनोफाइटा, फाइलम का नाम है, ठीक है। तो यूग्लिना वाला ऑर्गेनिज्म आता है। फिर इसमें आते हैं ब्राउन एल्गी, ठीक है। फिर इसमें आते हैं रेड एल्गी, फिर इसमें आते हैं ग्रीन एल्गी। जो इसमें ग्रीन एल्गी आते हैं ना, ये ग्रीन एल्गी बेटे क्या होते हैं? ये ग्रीन एल्गी एंसेस्टर है किसके? प्लांट्स के। तो ग्रीन एल्गी प्लांट से ज्यादा मिलते हैं, वजह प्लांट की सेल वॉल और ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। प्लांट के अंदर स्टार्च स्टोर होता है, ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च स्टोर होता है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है, ठीक हो गया। तो ये जो ग्रीन एल्गी होते हैं इन्हें एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। बुक में लिखा है कि इनकी आरएनए सीक्वेंस फर्दर इंडिकेट करती है कि बेसिकली ये क्या है? एंसेस्टर ऑफ, जो है ना वो एंसेस्टर है। किसके एंसेस्टर है? ये प्लांट्स के एंसेस्टर के लिए माना जाता है, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी को डिस्कस कर लेना। तो लास्ट पे इसमें बताया हुआ है इनकी इंपॉर्टेंस, ग्रीन एल्गी की इनकी इंपॉर्टेंस देख लेनी है, इसमें से एमसीक्यू आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। इधर जाइंट अमीबा के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस में बताया हुआ है कि इनको फूड के सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनको खाया जाता है तो ये एडिबल होते हैं, ठीक है। ये फूड सोर्स को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनसे और बहुत सारे कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, एंटीसेप्टिक मेडिसिन इसके बनती है। इनसे ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो आइसक्रीम में यूज होते हैं, जो आइसक्रीम को मेल्ट नहीं होने देते, उन्हें एल्गिन कहते हैं। तो ये आइसक्रीम जो आप खाते हैं वो जल्दी मेल्ट नहीं होती, तो उसमें एल्गिन ज्यादा होता है। वो जो आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है उसमें एल्गिन क्या होता है? कम होता है।
इसी तरह आप इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं, ना लाइट नीचे जाती है ना ऑक्सीजन नीचे जाती है, नीचे लिविंग ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हो जाते हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं वो दो तरह के हैं, एक है स्लाइम मोल्ड और एक है वाटर मोल्ड। जो स्लाइम मोल्ड है ना, ये एक मल्टी न्यूक्लिएट मैस बनाते हैं, ऐसे करके साइटोप्लाज्म का मल्टी न्यूक्लिएट मैस बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं? स्लाइम मोल्ड। इस मल्टी न्यूक्लिएट मैस का नाम है प्लाज्मोडियम। अब मैं इसके नीचे कुछ नहीं लिखूंगा, तो ये एक स्ट्रक्चर होगी। ये क्या होगी? स्ट्रक्चर, सही है। और अगर मैं इसके नीचे कुछ लिख दूं तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या हो जाएगी? ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम हो जाएगा। अगर मैं इसको इटैलिक्स कर दूं, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म का नाम हो जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में वाटर मोल्ड देखें तो वाटर मोल्ड ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मशहूर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो है एक कहत पैदा हुआ है 1840 में। इन्होंने एक फेमाइन पैदा किया, क्योंकि इन्होंने आयरलैंड के अंदर, ठीक है, एक कंट्री है आयरलैंड, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर गया। आयरलैंड बहुत ज्यादा पोटैटो खाते हैं, जैसे हम लोग जो है ना गंदम की रोटी खाते हैं, चाइना के कुछ लोग चावल खाते हैं, हिंदुस्तान में भी कुछ लोग जो है ना वो राइस खाते हैं। तो ये जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं वाटर मोल्ड, ठीक है, इन्होंने आयरलैंड में रेनी सीजन की वजह से पानी में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, इसलिए इन्हें वाटर मोल्ड कहते हैं। बहुत ज्यादा ग्रो किया तो उन्होंने आयरलैंड में कहत पैदा किया, जिससे 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए। वैसे कहत इन चीजों की वजह से नहीं आता, कहत चीजों के मिसमैनेज करने की वजह से आता है। कभी भी अल्लाह ताला ने इतनी नियमतें पैदा की हैं कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचाए जब एक जगह किल्लत पड़ जाए, ठीक है जी। तो इस तरह से आप चैप्टर 7 प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर 6, 7 इन दोनों के आपको नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर 8 जो है उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, फंजाई वाले आपने उसमें याद क्या करना है। तो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 जो है ना किंगडम फंजाई। इसमें फंजाई के कैरेक्टर देखें। फंजाई के कैरेक्टर में बेसिकली इनकी जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? कार्टन की। कार्टन पूछा जाएगा, कार्टन फंजाई में होता है, एनिमल्स में दोनों में। एनिमल के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है कार्टन, ठीक है। फिर जो फंजाई होते हैं इनके अंदर एक खास सेल डिवीजन होती है, उसे नाम देते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। फंजाई खाए भी जाते हैं। न्यूक्लियर माइटोसिस में न्यूक्लियर इन्वेलप टूटता नहीं है, होती माइटोसिस है लेकिन न्यूक्लियस टूटता नहीं है। नॉर्मली माइटोसिस में न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाता है प्रोफेज में, जिससे पूरा न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, लेकिन इनमें न्यूक्लियर इन्वेलप टूटता नहीं है, बल्कि सेल के अंदर न्यूक्लियस ही अंदर को दब जाता है और दब कर दो न्यूक्लियस बना देता है। तो स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। इस तरह की सेल डिवीजन को नाम देते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। इसलिए इनके एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, डाइकैरियोटिक कहते हैं। ये कुछ खा जाते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी तकरीबन 1 लाख स्पीशीज हैं। तो प्रोटिस्टा के 27 फाइलम, एक किंगडम में कितने फाइलम है? 27 फाइलम है, तो ये भी याद रखना। और सारे फाइलम एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसी तरह जो फंजाई है इनके किंगडम में 1000 स्पीशीज है, 1 लाख स्पीशीज है। कितनी? 1 लाख स्पीशीज है, 1 लाख स्पीशीज है। सबसे ज्यादा इनमें कलर फंजाई होते हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे कौन से होते हैं। तो फंजाई में आपने याद रखना है, इनकी न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत ही डिस्कस करना है, इतना क्वेश्चन नहीं आता कि बॉडी तो आपको पता ही है, वो आप देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन में चलते हैं। ये सारे हेटेरोट्रॉफ हैं, लेकिन इनके ग्रुप्स हैं, ठीक है। कुछ क्या है जी, पैरासाइट है जो दूसरों से खुराक लेते हैं, बदले में क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। कुछ फंजाई प्रीडेटर हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को पकड़ के खा जाते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो सेप्रोट्रॉफिक हैं, डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं। कुछ म्यूचुअलिस्टिक हैं, दूसरों के साथ बेनिफिशियल रिलेशन बनाते हैं। म्यूचुअलिस्टिक में एक तो लाइकन आ जाते हैं, ठीक है, और एक तरफ माइकोराइजी आते हैं। जो लाइकन होता है ये रिलेशन है किसके दरमियान? एल्गी प्लस फंजाई के दरमियान। और माइकोराइजी रिलेशन है प्लांट्स प्लस फंजाई के दरमियान। तो इसमें क्या होता है? एल्गी देते हैं फूड, फंजाई देते हैं प्रोटेक्शन। प्लांट देते हैं फूड, फंजाई देते हैं जमीन से पानी और मिनरल जज़ब करके पौधे को। तो दोनों के दरमियान बेनिफिशियल रिलेशन बन जाता है। इसमें आपको मैं पहले बता रहा हूं, ये मेरी बात याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन कहां से आना है? इसके इकोनॉमिक लॉस और इकोनॉमिक गेन से। फंजाई की वजह से हमें मुआशी तौर पे क्या लॉस होता है और क्या गेन होता है, ठीक है।
तो क्या इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और क्या इकोनॉमिक गेन हो रहा है। ये बहुत मशहूर टॉपिक है और इनकी वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो रही है। तो इन्हीं के क्वेश्चन आए, इसके फाइलम है 5 फाइलम है। उन फाइलम में पहला जाइगोमाइकोटा है, बेसिडियोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा है, ड्यूट्रोमाइसीट्स ऐसा ग्रुप होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं देखी गई। ठीक है, तो एस्कोमाइकोटा की 60,000 स्पीशीज हैं, सबसे ज्यादा एस्कोमाइकोटा के ऑर्गेनिज्म हैं। इकोनॉमिक लॉसेस, इसमें क्या क्या नुकसान होता है, इसकी वजह से हमें क्या नुकसान हो, बुक में इनके 6 जगहों पे नुकसान बताया। ठीक है, तो हम इनसे क्या क्या नुकसान होता है, हमें इकोनॉमिक लॉस, एक तो ये पैदा करते हैं एनिमल डिजीज। ठीक है, दूसरा नुकसान प्लांट डिजीज, और तीसरा नुकसान ये फ्रूट लॉस करते हैं। क्या करते हैं, फ्रूट लॉस। तो एनिमल में इन्होंने बहुत सारी डिजीज पैदा की, प्लांट में इन्होंने बहुत सारी डिजीज पैदा की, फ्रूट लॉस करते हैं। तकरीबन एनुअली 15 to 50% फल जो है सिर्फ फंजाई की वजह से लॉस होता है। और इससे कितने फायदे होते हैं, 6 फायदे। हम इन्हें फूड सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, इससे मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, सिट्रिक एसिड बनाते हैं, मुख्तलिफ चीजें हम बनाते हैं। ठीक हो गया। फिर हम इनसे इंडस्ट्रियल डाइज, जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कलर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, कलर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। हम इन्हें मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, इनसे मेडिसिन बनाने के लिए। और इन्हें हम जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, किसको, फंजाई को। तो फंजाई के डिफरेंट यूजेस हैं, ये आपने कर लेना, इस तरह से आपने चैप्टर 8 करना है। इसमें आपने ज्यादा फोकस इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक गेन पे करना है। ठीक है, और इनमें आपने फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके देख लेना है कि कौन कौन से इनके फाइलम बनाए हुए हैं। ठीक है, चैप्टर 6 में आपने जो ऑर्गेनाइज है उनके फंक्शन देख लेने हैं। तो मेरे बेटे किसी का भी अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझसे गाइड कर सकता हूँ, प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मैं अब आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप अनम्यूट करके मुझसे सवाल कर सकते। जी चले बेटे। एक्सक्यूज मी सर, वायरस वाले चैप्टर से है क्वेश्चन। जी जी प्लीज आस्क। सर स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, पोलियो या पार्वो वायरस? अगर हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करें ना तो उन्होंने पोलियो के अंदर ये लाइन लिखी है कि पोलियो बिलोंग टू द स्मॉलेस्ट वायरसेस, पोलियो स्मॉलेस्ट वायरसेस से बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो एक बंदे का इतना कद है वो मेरा भाई है, एक बंदे का इतना कद है वो आपका भाई है, एक बंदे का इतना कद है वो आसिम साहब का भाई है। हम कहेंगे हम तीनों के भाई छोटे कद वाले हैं, उम्र उनकी बराबर है। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है कि उनमें से हम फिर मेजर करेंगे सबसे छोटा कौन सा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि पोलियो स्मॉलेस्ट वायरस से बिलोंग करते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर पर्वो वायरस का प्रॉपर साइज बताया हुआ है। तो पर्वो सबसे छोटा वायरस है, लेकिन जो पोलियो उसका साइज भी उसी जितना ही होता है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, पर्वो वायरस। और वो कितना साइज है वो आपने देखा होगा प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एक बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। गुड माइंड बेटे। थैंक यू सर। बेटे और किसी का क्वेश्चन? इसी तरह मैं आपको इसमें